नमस्कार दोस्तों, डीवाई मोटिवेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दौर पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी, हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये वो समय था जब भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मतलब हर संरचना में बुनियादी बदलाव आ रहे थे। बिल्कुल। तो चलिए स्लाइड दर स्लाइड इस काल की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इसने भविष्य के भारत की नींव कैसे रखी। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा आज का विषय है उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और ये तस्वीर ये बहुत कुछ कह रही है। जी, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इसमें एक यज्ञ की अग्नि जल रही है, पीछे एक बसा हुआ गांव दिख रहा है और पास में एक नदी बह रही है। यह तस्वीर एक तरह से इस पूरे काल का सार है। यज्ञ यानी कर्मकांड का बढ़ता महत्व, गांव यानी स्थायी जीवन की शुरुआत, और नदी के किनारे की बसावट मतलब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। ये तो ऋग्वैदिक काल के कबीलाई और पशुचारी जीवन से एक बहुत बड़ा एक रेडिकल चेंज था। और देखिए, यूपीएससी के लिहाज से ये काल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये द्वितीय शहरीकरण और महाजनपदों के उदय की पृष्ठभूमि तैयार करता है। ये एक तरह से फाउंडेशन है। ठीक है, तो ये नींव कैसे पड़ी ये इसे ही समझना है। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। परिचय, एक संक्रमण काल। जी, ये स्लाइड इस काल को एक संक्रमण काल या ट्रांजिशन फेज के रूप में प्रस्तुत करती है और ये बिल्कुल सही है। पहला बिंदु ही देखिए, ये अर्ध यायावर जीवन से स्थिर कृषि आधारित जीवन की ओर एक निर्णायक बदलाव था। मतलब अब लोग एक जगह बसकर खेती करने लगे थे। पहले की तरह मवेशियों के पीछे घूम नहीं रहे थे। और जब लोग एक जगह बसेंगे तो जाहिर है राज्य और समाज का स्वरूप भी बदलेगा। एग्जैक्टली। इसी कृषि की वजह से राज्य निर्माण मतलब स्टेट क्राफ्ट की प्रक्रिया शुरू हुई और समाज में कठोर स्तरीकरण यानी हायरार्की की नींव पड़ी। भौगोलिक रूप से भी एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। हाँ, एक बड़ा विस्थापन हुआ। आर्य संस्कृति का जो केंद्र पहले सप्त सिंधु प्रदेश था, यानी पंजाब और उसके आसपास का इलाका, जी, वो अब हटकर गंगा यमुना दोआब की ओर बढ़ गया। और यहाँ पर एक एग्जाम अलर्ट भी है। हाँ, इस पर ध्यान दें। ये काल 600 ईस्वी पूर्व में होने वाले द्वितीय शहरीकरण की पूर्व पीठिका यानी प्रीकर्सर है। मतलब ये कि कृषि से जो अधिशेष, जो सरप्लस पैदा हुआ, उसी ने शहरों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। प्रीलिम्स में ये कॉन्सेप्ट अक्सर पूछा जाता है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन का आधार क्या था। तो आधार था कृषि अधिशेष, जो इसी काल में संभव हुआ। बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। इस नक्शे को देखिए, ये भौगोलिक विस्तार को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। में कुरु जंगल, कुरु देश और कुरुक्षेत्र जैसे इलाके शामिल थे। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की एक कथा का भी जिक्र है। जी, ये कथा बहुत दिलचस्प है। यह एक तरह से आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार का प्रतीकात्मक वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे अग्निदेव, जो शायद जंगलों को साफ करने का प्रतीक है, बिल्कुल, कैसे अग्निदेव सरस्वती नदी से सदानीरा नदी तक गए। और सदानीरा नदी मतलब आधुनिक गंडक नदी। और यहीं पर अगला एग्जाम अलर्ट है। सदानीरा नदी उत्तर वैदिक काल की पूर्वी सीमा थी। ये प्रीलिम्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक नदी है। ये तो सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड सवाल बन सकता है। जी बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। लौह तकनीक, शाम अयस। तो अब हम उस तकनीक पर आ गए हैं जिसने शायद ये सारे बदलाव संभव किए। हाँ, इस काल का सबसे बड़ा एक गेम चेंजिंग इन्वेंशन था लोहे का प्रयोग। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को शाम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। शाम यानी काला, तो काला धातु। जी, ये इसे ऋग्वैदिक काल के अयस से अलग करता है, जो शायद तांबा या कांसा था। और इस लोहे ने किया क्या? दो बहुत महत्वपूर्ण काम किए। पहला, लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया, जिससे खेती के लिए ज्यादा जमीन मिली और स्थायी क्षेत्रता मतलब टेरिटोरियलिटी को जन्म मिला। बिल्कुल। और दूसरा जो सबसे क्रांतिकारी था, वो था लोहे का फाल यानी प्लाउशेयर, हल्के नीचे लगने वाला नुकीला हिस्सा। जी, इससे कठोर मिट्टी की गहरी जुताई संभव हुई, जिससे उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। काठक संहिता में तो 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। 24 बैल, ये तो बड़े पैमाने पर खेती का संकेत है ना? इस सब का परिणाम हुआ आर्थिक अधिशेष, इकोनॉमिक सरप्लस, यानी जरूरत से ज्यादा उत्पादन।
और यही अधिशेष राज्य, सेना और एक जटिल समाज का आधार बना। यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ, अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा जैसे पुरातात्विक स्थलों से लोहे के कृषि उपकरण मिले हैं जो साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि करते हैं। ये साइट्स प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, अक्सर मैच द कॉलम में पूछी जाती हैं। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, जन से जनपद। तो अब जब आर्थिक आधार मजबूत हो गया तो राजनीति का बदलना भी लाजमी था। बिल्कुल, राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव था जन, यानी कबीले का स्थान जनपद मतलब क्षेत्रीय राज्य ने ले लिया। तो अब पहचान खून के रिश्ते से नहीं बल्कि जमीन से होने लगी। एकदम सही। जनपद का शाब्दिक अर्थ ही है जन का पैर रखने का स्थान। टेरिटरी इज नाउ मोर इम्पोर्टेंट देन किनशिप। राष्ट्र शब्द का प्रयोग भी पहली बार इसी काल में हुआ। जी, और राजा का पद अब वो धीरे धीरे वंशानुगत होने लगा। राजा अब सिर्फ गोपति, मवेशियों का स्वामी नहीं बल्कि भूपति यानी भूमि का स्वामी बन गया। हाँ, और अपनी इस बढ़ी हुई शक्ति को दर्शाने के लिए राजा सम्राट, एकराट और अधिराज जैसी भव्य उपाधियां धारण करने लगे। और इसके पुरातात्विक सबूत? कुरुक्षेत्र में बस्तियों का एक त्रिस्तरीय पदानुक्रम मिला है, 3 tier सेटलमेंट हायरार्की। ये एक संगठित राज्य निर्माण की प्रक्रिया और शायद एक राजधानी शहर के विकास की ओर संकेत करता है। बहुत दिलचस्प है ये। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। प्रशासनिक तंत्र, रत्निन। तो जब राज्य बड़ा हुआ तो जाहिर है प्रशासन भी जटिल हुआ होगा। जी, राजा अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता। तो राजा की सहायता के लिए रत्निल होते थे, जो 12 उच्च पदाधिकारी थे। इन्हें राजा के रत्न माना जाता था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? इनमें पुरोहित यानी मुख्य सलाहकार, संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष और भागदुग यानी कर संग्राहक सबसे महत्वपूर्ण थे। भागदुग, ये पद बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब नियमित कर प्रणाली शुरू हो चुकी थी। मतलब ऋग्वैदिक काल का बलि जो एक स्वैच्छिक भेंट था, अब एक अनिवार्य कर, एक कंपल्सरी टैक्स बन गया था। तो ये मेंस के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल, भागदुग का अस्तित्व मेंस के उत्तर में ये सिद्ध करने के लिए एक ठोस बिंदु है कि उत्तर वैदिक काल में एक औपचारिक राजकोषीय प्रणाली, अ फॉर्मल फिस्कल सिस्टम विकसित हो रही थी। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। राजनीतिक वैधता एवं यज्ञ। तो राजा शक्तिशाली हो गया, उसके पास टैक्स लेने वाले अधिकारी भी हो गए, पर इस शक्ति को समाज में मान्यता कैसे मिली? लेजिटिमेसी कहाँ से आई? बहुत अच्छा सवाल है। राजा की बढ़ती हुई निरंकुश सत्ता को वैध बनाने और उसे दैवीय उत्पत्ति से जोड़ने के लिए बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा। ये तो साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था। जी, इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था और वह जिन क्षेत्रों से बिना रोक टोक गुजरता वे राजा के अधीन मान लिए जाते थे। ये एक तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। और वाजपेयी यज्ञ? वाजपेयी यज्ञ एक रथ दौड़ थी जो शक्ति प्रदर्शन के लिए होती थी। तो ये यज्ञ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी थे। बिल्कुल, ऐत्रेय ब्राह्मण जैसे ग्रंथ तो स्पष्ट रूप से राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन करते हैं। और यहाँ एक प्रीलिम्स फैक्ट भी है। हाँ, वाजपेयी यज्ञ करने वाले राजा को सम्राट का दर्जा मिलता था। यह प्रीलिम्स के लिए एक विशिष्ट तथ्य है। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। राजनीति के बाद अब समाज की बात करते हैं। यहाँ क्या बड़े बदलाव हुए? सामाजिक क्षेत्र में सबसे बड़ा और शायद सबसे स्थायी परिवर्तन ये था कि वर्ण व्यवस्था अब कर्म आधारित न रहकर जन्म आधारित हो गई। मतलब अब योग्यता से वर्ण तय नहीं होता था बल्कि जन्म से, और ये कठोर हो गई। बहुत कठोर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का एक पदानुक्रम, एक हायरार्की स्थापित हो गई। ऊपर के 3 वर्णों को द्विज कहा गया। जी, द्विज मतलब जिनका दूसरा जन्म हो, और उन्हें उपनयन यानी जनेऊ संस्कार का अधिकार था। और कर का सारा बोझ वो केवल वैश्य वर्ण पर था, जिन्हें अतरेय ब्राह्मण में अन्यस्य बलीकृत कहा गया है, यानी दूसरों को कर देने वाला। बिल्कुल। और शूद्रों को उपनयन से वंचित कर दिया गया और उनका एकमात्र धर्म तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना बताया गया। तो मेंस में अगर सामाजिक परिवर्तन पर प्रश्न आता है तो ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था एक मुख्य बिंदु होगा। बिल्कुल, ये आपका सबसे मुख्य बिंदु होगा। इसने भारतीय समाज की एक स्थायी विशेषता की नींव रखी। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट। ये एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है इस काल का। जी बिल्कुल, इस काल में स्त्रियों की स्थिति में भारी गिरावट आई। उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया और सभा जैसी राजनीतिक संस्थाओं में भी उनका प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। हाँ,
अथर्ववेद में तो कन्या के जन्म को दुख का कारण बताया गया है। और मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा और मदिरा के साथ 3 बुराइयों में गिना गया है। ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, हालांकि गार्गी और मैत्रेयी जैसी कुछ विदुषी महिलाएं जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे थीं, लेकिन वे अपवाद थीं, नियम नहीं। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है जो इस मानसिकता को और भी स्पष्ट करता है। जी, अथर्ववेद में महिला भ्रूण को पुरुष में बदलने के लिए मंत्रों का उल्लेख है। यह समाज में पुत्र की बढ़ती चाह और महिलाओं की गिरती स्थिति का एक बहुत ही स्पष्ट प्रमाण है। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। गोत्र और आश्रम व्यवस्था। तो इस नए और जटिल समाज को नियंत्रित करने के लिए कुछ नई संस्थाएं भी बनी। हाँ, समाज को विनियमित करने के लिए 2 नई संस्थाएं स्थापित हुईं, गोत्र और आश्रम। गोत्र, इसका क्या मतलब था? गोत्र का मूल अर्थ था गौशाला, लेकिन बाद में ये एक ही मूल ऋषि से उत्पन्न वंश का सूचक बन गया। और इसी के साथ सगोत्र विवाह वर्जित हो गया। जी, बहिर्विवाह या एक्सोगमी का नियम बना, जो आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है। और आश्रम व्यवस्था? आश्रम व्यवस्था ने जीवन को 4 चरणों में बांटा: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसका उद्देश्य व्यक्ति और समाज के बीच एक संतुलन बनाना था। चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में। ये प्रीलिम्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, गोत्र शब्द पहली बार ऋग्वेद में आता है, लेकिन एक संस्था के रूप में इसकी स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। ये सूक्ष्म अंतर प्रीलिम्स में फंसा सकता है। जीवन, कृषि और व्यापार। अर्थव्यवस्था पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसे थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, पशुपालन अब सेकेंडरी हो गया और कृषि मुख्य पेशा बन गई। मुख्य फसलें कौन सी थीं? मुख्य फसलें थीं व्रीहि यानी चावल, गोधूम यानी गेहूं और यव यानी जौ। और कृषि के अलावा शिल्प में भी विशेषज्ञता बढ़ी, जैसे रथकार यानी रथ बनाने वाले का समाज में बहुत उच्च स्थान था। क्या मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था? निष्क, शतमान और कृष्णल जैसी मुद्रा इकाइयों का प्रयोग होता था, लेकिन ये नियमित सिक्के नहीं थे। ये बस धातु के निश्चित वजन के टुकड़े थे। प्रॉपर कॉइनेज अभी नहीं आया था। और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव तो कर प्रणाली ही थी। जी, बलि अब एक अनिवार्य कर बन गया था। यहाँ शतपथ ब्राह्मण का एक उल्लेख है, के व्यवस्थित ज्ञान को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर अब एक साइंटिफिक प्रोसेस बन रहा था। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। धार्मिक जीवन, कर्मकांड। अर्थव्यवस्था के साथ साथ धर्म में भी बड़े बदलाव आए। जी, धर्म के क्षेत्र में ऋग्वैदिक देवता जैसे वरुण और इंद्र, उनका महत्व कम हो गया। उनकी जगह किसने ली? उनकी जगह प्रजापति, जो सृजन के देवता थे, रुद्र, जो पशुओं के देवता थे और बाद में शिव के रूप में जाने गए, और विष्णु, जो संरक्षक थे, ये प्रमुख देवता बन गए। ट्रिनिटी का एक तरह से अर्ली फॉर्म। और यज्ञों का स्वरूप भी बदल गया। हाँ, यज्ञ बहुत अधिक जटिल, खर्चीले और लंबे हो गए। पुरोहितों की संख्या 7 से बढ़कर 16-17 तक हो गई। और इन जटिल कर्मकांडों के कारण पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मणों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो एक तरह से ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ बन गए। यहाँ गोपद ब्राह्मण का एक बड़ा दिलचस्प उल्लेख है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोपद ब्राह्मण में यज्ञों की तुलना एक टूटी हुई नौका से की गई है। मतलब ये तो कर्मकांड के खिलाफ एक तरह की आंतरिक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, यह अत्यधिक कर्मकांड के खिलाफ एक इंटरनल रिएक्शन का संकेत है, जिसने बाद में उपनिषदों के ज्ञान मार्ग और फिर बौद्ध जैन धर्मों के उदय का रास्ता खोला। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, PGW। तो हमने साहित्यिक साक्ष्यों की तो बहुत बात कर ली, अब जरा पुरातात्विक साक्ष्यों को देखते हैं। जी, उत्तर वैदिक काल की पुरातात्विक पहचान चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रेवेयर PGW संस्कृति से होती है। ये क्या है? ये खास तरह के स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन हैं, जिन पर काले रंग से ज्यामितीय डिजाइन बने होते हैं। और ये कहाँ मिले हैं? यह संस्कृति हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा जैसे स्थलों पर पाई गई है, जो कुरु पांचाल क्षेत्र में ही स्थित हैं। मतलब साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य एक ही जगह की ओर इशारा कर रहे हैं। और यहाँ से लोहे के साक्ष्य और कांच निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। जी, और जैसा हमने पहले बात की थी, बस्तियों का त्रिस्तरीय पदानुक्रम भी मिला है, जो एक जटिल चीफडम या प्रारंभिक राज्य की ओर इशारा करता है। और PGW संस्कृति का एक और कनेक्शन भी बताया जाता है। हाँ, PGW संस्कृति को अक्सर महाभारत कालीन बस्तियों का प्रतिनिधि माना जाता है। हालांकि ये एक बहस का विषय है,
पर यह कनेक्शन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण। ये स्लाइड एक त्वरित रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी है। जी, यह ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बीच के मुख्य अंतरों को सारांशित करती है। राजनीति में बदलाव, कबीलाई से क्षेत्रीय, समाज समतावादी से पदानुक्रमित, हायरार्की आ गई, अर्थव्यवस्था पशुपालन से कृषि की ओर, कर स्वैच्छिक बलि से अनिवार्य बलि, और धर्म प्रकृति पूजा से यज्ञ प्रधान। ये ढांचा मेंस के उत्तर में तुलनात्मक विश्लेषण करते समय बहुत काम आएगा। आप सीधे इन पॉइंट्स पर अपना आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट कैप्सूल। ये स्लाइड्स तो सीधे सीधे याद करने वाली हैं। हाँ, ये 3 स्लाइड्स प्रीलिम्स के लिए सीधे तथ्य प्रदान करती हैं। इन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं। शब्दावली। व्रात्य यानी मगध के लोग, कुसिदिन मतलब साहूकार, गोधन मतलब अतिथि और सीर मतलब हल। ये सीधे मैच द कॉलम में आ सकते हैं। बिल्कुल। फिर तथ्य और अवधारणाएं। पुनर्जन्म का सिद्धांत पहली बार शतपथ ब्राह्मण में, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से, चारों आश्रम जाबालोपनिषद से और सांख्य दर्शन कपिल मुनि से। और कुछ धार्मिक तथ्य भी हैं। जी, अग्निहोत्र दैनिक यज्ञ था, ब्रह्मवादिनी विदुषी महिला को कहते थे, और मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी जो एक प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी थी। इनको आपको सीधे याद करना है क्योंकि इनसे सीधे प्रश्न बनते हैं। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। मेंस आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क। ये स्लाइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंस प्रश्न का ढांचा देती है। लौह तकनीक ने राज्य निर्माण को कैसे प्रभावित किया? इसका फ्लो चार्ट देखिए कितना स्पष्ट है। लौह अयस्क से कृषि अधिशेष, कृषि अधिशेष से कराधान और कराधान से राज्य और सेना। तो उत्तर की संरचना कैसी होनी चाहिए? भूमिका में लोहे की खोज का महत्व बताएं। मुख्य भाग में कृषि विस्तार, आर्थिक आधार और सैन्य शक्ति पर इसके प्रभाव को समझाएं और निष्कर्ष में बताएं कि कैसे इसने एक वर्ण विभाजित और राज्य केंद्रित समाज की नींव रखी। एक पूरा फ्लोचार्ट बन जाता है। बहुत उपयोगी। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। यह सामाजिक परिवर्तनों पर एक और मेंस प्रश्न का ढांचा है। जी, उत्तर की संरचना। भूमिका में ऋग्वैदिक समतामूलक समाज से पदानुक्रमित समाज की ओर संक्रमण का उल्लेख करें। मुख्य भाग में वर्ण व्यवस्था का कठोर होना, शूद्रों और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट और आश्रम व गोत्र व्यवस्था के संस्थागत होने का विश्लेषण करें। और निष्कर्ष में बताएं कि इन परिवर्तनों ने भारतीय समाज को एक कठोर ढांचे में ढाल दिया, जिसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और उसे भी विस्तार से समझते हैं। टाइमलाइन। एवोल्यूशन टू अर्बनाइजेशन। ये अंतिम स्लाइड पूरे कालक्रम को एक साथ रखती है। जी, 10,000 ईपू में लोहे की खोज से ये यात्रा शुरू होती है। 800 ईपू तक गंगा यमुना दोआब में घनी बस्तियां बस जाती हैं और फिर 600 ईपू तक द्वितीय शहरीकरण और महाजनपदों का उदय होता है। बिल्कुल। इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यह काल एक ग्रामीण संस्कृति से एक शहरी सभ्यता के बीच का एक सेतु था, अ ब्रिज। तो चलिए अब इस पूरे अध्याय का एक त्वरित सारांश देखते हैं। हमने देखा कि कैसे 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज ने गंगा घाटी में कृषि क्रांति को जन्म दिया। इस कृषि अधिशेष ने एक स्थायी क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था यानी जनपद की नींव रखी, जहां राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई और उसे वैधता देने के लिए जटिल यज्ञ होने लगे। सामाजिक रूप से वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर हो गई और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। और धार्मिक रूप से कर्मकांड का बोलबाला हो गया, जिसकी प्रतिक्रिया में बाद में उपनिषदों का ज्ञान मार्ग सामने आया। संक्षेप में उत्तर वैदिक काल ने उन सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को जन्म दिया जिन पर महाजनपद काल और उसके बाद के भारतीय इतिहास की इमारत खड़ी हुई। अब परीक्षा के लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। जी, जल्दी से देख लेते हैं। पहला, समय 1000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व। दूसरा, केंद्र गंगा यमुना दोआब यानी कृपांचल। तीसरा, मुख्य तकनीक लोहा यानी श्यामयस। चौथा, राजनीतिक इकाई जनपद। पांचवां, सामाजिक परिवर्तन वर्ण व्यवस्था का जन्माधारित होना। छठा, प्रमुख देवता प्रजापति। सातवां, पुरातात्विक संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड PGW। आठवां, सदानीरा नदी यानी गंडक पूर्वी सीमा थी। नौवां, जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। और 10वां,
बलि अब एक अनिवार्य कर था। और मेंस के लिए 2 संभावित प्रश्न। पहला, उत्तर वैदिक काल में हुए तकनीकी और आर्थिक परिवर्तनों ने इसकी राज व्यवस्था और समाज को किस प्रकार मौलिक रूप से रूपांतरित किया, विश्लेषण करें। दूसरा, उत्तर वैदिक काल विरोधाभासों का काल था। एक और कर्मकांडीय रूढ़िवाद मजबूत हुआ तो दूसरी ओर आलोचनात्मक दार्शनिक चिंतन का उदय हुआ। इस कथन की व्याख्या करें। आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़ते रहिए।